वेलकम टू एवरीवन। एज यू नो डेट हमारा जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज चल रहा है इस टाइम में। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे हम। तो इसमें आप देखिए ऑल द हेलो एल्केन्स, ऑल द हेलो एल्केन्स इन देयर प्योर स्टेट आर कलरलेस। In their pure state, all the haloalkanes are colorless, but they may develop color when exposed to light। यानी सारे हेलोजन कंपाउंड्स की बात हम नहीं करते हैं, उनमें से जैसे हमारा कि आपका ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, वो आसानी से कलर डेवलप कर सकते हैं अगर उन्हें हम लाइट में एक्सपोज करते हैं। इसी में ही हम थोड़ी सी बात और ऐड कर लेते हैं। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स, द लोअर मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन्स, द लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन्स are found to exist in gaseous state, while higher members exist in liquid and even in solid state। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टेट में मैंने बताया कि भाई जितने भी हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं अगर वो प्योर स्टेट में है तो वो कलरलेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और लेकिन अगर उनको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोजर में क्या होता है कि वो उस कंडीशन में वो कलर शो कर सकते हैं। यानी लाइट में एक्सपोज करने पे तो कलर शो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी प्योर स्टेट है तो वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? कलरलेस फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर उनकी फिजिकल स्टेट में ही बात करते हैं कि वो उनकी भी किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो लोअर मेंबर्स हमारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा क्या है हेलो एल्केन्स को आप हायर मेंबर्स की बात करोगे आप वहां पर, तो उसमें पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और स्टिल हायर मेंबर्स की बात करोगे आप तो वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी भी फिजिकल स्टेट की। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको लेने जा रहा हूं भाई आपके लिए, वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखिए, अब वैसे तो अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या होते हैं? वीकली पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो इसलिए जो वाटर हो क्या होता है? वाटर आपका हाईली पोलर होता है इसके कंपैरेटिवली। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि पोलर होने के बाद भी ये वाटर के अंदर कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ना तो ये तो खुद का अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं, ना ही वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको ये ब्रेक कर पाते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर पोलर नेचर दे आर फाउंड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि इस पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर फाउंड टू बी इमिजिबल इन वाटर। व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर फाउंड टू बी इमिजिबल इन वाटर या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको नोट कर लेते हैं।
तो आप इसमें नोट कर लीजिए, ऑल्दो alkyl halides are polar in nature, but they are found to be insoluble in water. It is due to the reason that haloalkanes, ठीक है जी, haloalkanes और alkyl halide एक ही बात होगी ना, ये तो alkyl halides भाई, haloalkane IPC नेम है, alkyl halide कॉमन नेम है, बात एक ही हुई आपकी। Due to the reason that haloalkanes or alkyl halides are not able to form intermolecular hydrogen bonding with water molecules, even not able to break the hydrogen bonds already present in between water molecules। तो इसमें खास इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी, वाटर के अंदर अगर सोल्यूबल होना है किसी भी कंपाउंड को, तो उसे वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होगा तभी वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। अब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वाटर के बीच के बॉन्ड को ब्रेक भी करना पड़ेगा हमें। तो यानी कह सकते हो आप कि वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन आपकी रिक्वायर्ड है कि भाई द गिवन कंपाउंड must be able to form intermolecular hydrogen bonding with water molecules and also capable to break the hydrogen bonds already present in between the water molecules। तो दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई नहीं हो रही है हेलोएल्केन्स के केस में, इसलिए ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। तो किसके अंदर सोल्युबल होंगे इसका मतलब, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इट इज नोटेड that they are found to be easily soluble in, आप कह सकते हो भाई weakly polar compounds लाइक जैसे बेंजीन, ठीक है जी, लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। तो वाटर के अंदर तो उनकी सोल्युबिलिटी कम होती, कम क्या मतलब होती नहीं है, इनसोल्युबल होते हैं। और रीजन बेसिकली यही है कि वाटर आपका हाईली पोलर कंपाउंड है और आपका इस वजह से हैलोजन आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली पोलर कंपाउंड हो रहा है। तो इस वजह से वाटर के अंदर तो क्या होता है, वो इनसोल्युबल होता है। लेकिन अगर आप वीकली पोलर कंपाउंड्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये खुद भी आपका वीकली पोलर है, तो आसानी से वीकली पोलर कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, इस वजह से सोल्युबल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी सोल्युबिलिटी की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है भाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में देखिए आप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स
the boiling points of haloalkanes are higher than the hydrocarbons of comparable molecular masses. It is due to the polar nature of haloalkane, due to which the van der Waals force of attraction among their molecules is stronger than the van der Waals force of attraction among the molecules of hydrocarbons which are, आप कह सकते हो, नॉन पोलर। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है हेलोएल्केन्स का, वो बेसिकली क्या होता है, हमारा हायर होता है देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, और जिनका कि मॉलिक्यूलर मास क्या आपस में कंपेरेबल है। तो इसका बेसिक रीजन क्या बताया मैंने कि आपको कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, तो इसी वजह से उनका जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किसके कंपैरेटिवली, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स के, जो कि हमारा अपने आप में जिनका नेचर कैसा होता है, हमारा नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर नेचर वाले मॉलिक्यूल्स से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो वहां पर उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनका, वो कैसा मिलता है हमारे को, पोलर वालों के बीच में वो कैसा मिलता है, स्ट्रॉन्गर मिलता है। जितना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे स्ट्रॉन्गर होगा तो उनके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए उतने ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, हायर करेगा। अब देखिए, एक तो ये वाली बात होगी सिंपली। अब देखिए, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप, ठीक है जी, इन फॉर पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप इन हेलोएल्केन्स। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी हेलोएल्केन है उसमें हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो पर्टिकुलर है, यानी कि वो सेम है। सेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, पर्टिकुलर मतलब क्या हमारा, और सेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही बात होगी। अब आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मैंने CH3, ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया, CH3I लिया। देखिए CH3Br ले लिया, ये क्या ले लिया, CH3 आपका Cl ले लिया, ये क्या ले लिया, CH3F ले लिया। आप देख लीजिए। तो हमने क्या किया हुआ है भाई, R यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप से मतलब हमारा किससे है, R से है। इस R को क्या लेके चल रहे हैं अभी हम, सेम लेके चल रहे हैं। एल्काइल ग्रुप क्या है हमारा, सेम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो उस कंडीशन में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होगा, हैलोजन पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है CH3I का ग्रेटर है CH3Br से, और CH3Br का ग्रेटर है CH3Cl से, और CH3Cl का ग्रेटर है CH3F से। तो यहाँ पे इस तरफ को आ रहे हैं आप, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नोट करने को मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है जी, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड आपका मोलर मास जो है हमारा, मोलर मास, जितना मोलिकुलर मास कंपाउंड का हमारा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मोलर मास एज, ठीक है जी, ड्यू टू विच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वैन डर वाल आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यानी जितना मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा, जितना आपका बोलेंगे कि भाई मोलर मास ज्यादा होगा कंपाउंड का, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता है। तो ये तो बात होगी आपकी कि पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप के रिगार्डिंग अगर बात करनी है आपने, तो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप हमारा क्या है, सेम है, केवल हमने हेलोजन को चेंज किया है। अब केस को मैं चेंज करता हूं, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, एल्काइल ग्रुप को हम डिफरेंट ले रहे हैं, हेलोजन एटम सेम लेके चल रहे हैं। तो हमारा बी कैटेगरी ले सकते हो आप, फॉर सेम हेलोजन एटम्स। अगर हेलोजन एटम हमारा सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि CH3 आपका ये हो गया Cl, ये ले लिया मैंने CH3 CH2 Cl, ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CH2 Cl, ये ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl। ऐसे जा रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, इधर को देखेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इस साइड में हमारा क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आप बोलेंगे इंक्रीजेस, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट with the increasing size of alkyl group, with the increasing size of alkyl group surface area increases, surface area increases, so that हम क्या बोलेंगे, boiling point increases, ठीक है जी, सो डैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलर मास के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और साथ साथ आपका सरफेस एरिया के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसी वजह से आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये वाली बात आ जाती है कि सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सेम आपने हेलोजन एटम को लिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप को चेंज किया आपने। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास में केस आ जाता है थर्ड केस ले रहे हैं, फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। अब आप देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं CH3 CH2 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 और ये हमारा मान लीजिए Cl। अब आप देखिए CH3 CH Cl CH2 CH3। अब आप देख रहे हैं CH3 C CH3 CH3 और ये Cl। अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि भाई इस साइड में हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, देखो इसमें बोल देंगे विद
with branching surface area decreases so that van der Waal force of attraction decreases, hence boiling point decreases। तो काम करते हैं, इस एरो को इस साइड में ले लेते हैं तो लैंग्वेज इससे मैच कर जाएगी पूरी तरीके से। ये देखिए आप, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो, आप इस साइड में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस साइड में जाते हैं तो विद ब्रांचिंग क्या हो रहा है हमारा, सरफेस एरिया क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। जैसे जैसे देखो यहाँ पे ब्रांच नहीं है हमारी, पेरेंट चेन है हमारी। यहाँ आपने सेकेंडरी का केस ले लिया, ब्रांच बना ली। यहाँ पे टर्सरी का केस ले लिया, और भी ज्यादा ब्रांच बना ली। तो हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से बॉलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हो इधर को बॉलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और इस साइड में जैसे आगे जाते जाते हैं तो बॉलिंग पॉइंट क्या होता जाता है हमारा, कम होता चला जाता है। तो बॉलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे हमारे को क्या पता चल रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। और टर्सरी का क्या होगा, और भी कम होगा, क्योंकि टर्सरी में और ज्यादा ब्रांच आ जाती है हमारी। तो इस तरीके से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्ट इक्वेशनल होता है। और जैसे जैसे हम ब्रांच बनाते जाते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, वहां पे डिक्रीज होता है। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से हम बोलेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे हैं फॉर पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अब आप देखिए पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को लेना है हमने। तो जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि CH3Br है। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई CH2Br2 है। अब मैं बोल रहा हूं भाई CHBr3 है। अब मैं बोल रहा हूं CBr4 है। तो अगर मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप इधर को देख रहे हो, आप बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज मोलर मास जो है हमारा, वो क्या हो रहा है हमारा, मोलर मास इंक्रीजेस। ठीक है जी। तो मोलर मास बढ़ रहा है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं आप किस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्ट इक्वेशनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा मोलर मास के डायरेक्ट इक्वेशनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा मोलर साइज के डायरेक्ट इक्वेशनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसके डायरेक्ट इक्वेशनल होगा, हम कह सकते हैं। तो ये सारी बातें आपकी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आ जाती हैं। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा मैंने बताया कि एक तो सॉल्युबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड थिंग आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। तो आप एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप सभी।